हेलो विद्यार्थियों, मैं मनीष। मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं लेकर आया हूँ असाइनमेंट 5 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान। इनका PDF नोट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में अंतर क्या है? आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ। फसली पौधे आनुवंशिक रूपांतरण के द्वारा उत्पादकता की दर को बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि सूखे, ठंड सहने की क्षमता विकसित करते हैं। तीसरा है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधों में विषाणु प्रतिरोधकता व हानिकारक कीट से प्रतिरोधकता का गुण विकसित किया जाता है। चौथा पॉइंट है, फसली पौधे में आनुवंशिक रूपांतरण करके खनिज लवण को अवशोषित करने व प्रयुक्त करने के लिए पौधे विकसित किए गए हैं। आनुवंशिक रूपांतरण के हानि क्या है देख लेते हैं। आनुवंशिक रूपांतरित फसलें लोगों में एलर्जी उत्पन्न करती है। तीसरा पॉइंट है इसका, आनुवंशिक रूपांतरित फसलें बहुत ही महंगी होती है। चौथा पॉइंट है, ऐसी फसलें काटने की प्रक्रिया में बहुत से पौधे के अवशेष भूमि में छोड़ दिए जाते हैं, जो जैविक वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से इसको बता सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा में पूछा गया, क्राई प्रोटीन्स क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है? तो इसका उत्तर है जीव विष। जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। क्राई प्रोटीन क्रिस्टली प्रोटीन का एक वर्ग है। बैसिलस थुरिएजेसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियां क्राई प्रोटीन्स का निर्माण करती है। यह प्रोटीन फसल पातकों को कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। ये कई प्रकार की होती है। जो प्रोटीन्स जीन क्राई 1AC व क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई 1AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। ये प्रोटीन कई प्रकार के कीटों की प्रजातियों के लिए विष यानी कि टॉक्सिक है, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है? हानिकारक नहीं है। इस तरह से इस प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, खाद्य जाल क्या है? घास पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य जाल बनाइए। तो इसके लिए उत्तर है, खाद्य जाल क्या होता है? पारितंत्र का कोई भी जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य होता है। ऐसा होने पर विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के बीच एक कड़ी का काम करता है। सभी आहार श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का रूप ले लेती है, जिसे खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। घास के पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डे, चूजे, चूहे, हिरन आदि पाए जाते हैं। इस पारितंत्र में एक भी श्रृंखला सीधी नहीं रह पाती है। घास का पारिस्थितिक खाद्य जाल इस तरह से बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, अपघटन की परिभाषा लिखिए। अपघटन क्या होता है, इसका महत्व बताइए। तो इसका उत्तर है, अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल व पोषक पदार्थों में बांटा करने में सहायता करते हैं तथा इस प्रक्रिया को अपघटन या डिकम्पोजिशन कहते हैं। मृत अवशेष जैसे कि पत्तियां, छाल, टहनियां, पुष्प एवं प्राणियों के मृत अवशेष मर रहित अपरद बनाते हैं, जो अपघटन हेतु कच्चे माल का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में कवक, जीवाणुओं, अन्य सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त छोटे प्राणियों जैसे निमोटेड, कीच, केंचुए आदि का मुख्य योगदान रहता है। अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, खनिजीकरण है। चौथा प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। उदाहरण सहित बताइए। तो पहला देख लेते हैं कि अजैविक घटक क्या होते हैं। मृदा पर्यावरण में उपस्थित कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को
सम्मिलित किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ में खनिज तत्व CO2, O2, ऑक्सीजन, जल, वायु, प्रकाश, तापमान आदि। वन के पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक पाए जाने वाले जैविक घटक है उत्पादक, कंज्यूमर। वन में विभिन्न प्रकार के हरे पौधे जैसे कि झाड़ियाँ, वृक्ष होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में सागौन, पलाश आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उपभोक्ता के विभिन्न स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता में चूहे, खरगोश, लंगूर, गिलहरी आदि मिलते हैं, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक, भेड़िया, चील, तेंदुआ आदि मिल जाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? शेर, चीता, सिंह, अजगर अपघटक, कवक जीवाणु के सदस्य अपघटक के रूप में होते हैं। पांचवा प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती पिरामिड की व्याख्या कीजिए। तो प्रथम पोषण स्तर। उत्पादक को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों को चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो वह एक स्तूप यानी कि पिरामिड या पिरामिड मानचित्र प्रदर्शित करता है, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। जबकि ऊर्ध्ववर्ती पिरामिड और अधोवर्ती पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा के पिरामिड सदैव ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। और अधोवर्ती पिरामिड क्या होती है? वृक्ष के पारितंत्र की संख्या का पिरामिड उल्टा और अधोवर्ती होता है। वन पारितंत्र या वन पारिस्थितिक तंत्र घास के मैदान, जीवों की संख्या तथा जैव भार के लिए पिरामिड सीधा बनते हैं, क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की संख्या व जैव भार कम हो जाता है। तालाब तथा समुद्र के पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा बनता है, क्योंकि मांसाहारी बड़ी मछलियों को जैव भार प्राणी पल्लवक व पादप पल्लवक से अधिक होता है। इस तरह से मैंने पूरा असाइनमेंट अच्छे तरीके से समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे अच्छे से अच्छा वीडियो मैं लाता ही रहूं। थैंक यू।